उत्तराखंड की एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी से टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। नई बोरिंग मशीन का इंतजार किया जा रहा है। इंदौर से लाई जा रही है बोरिंग मशीन। देर शाम जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मशीन उतरी। उसके बाद में अब उस स्थान पर लाया जाएगा जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 ट्रकों के जरिए ये मशीन लाई जा रही है। दोपहर तक ऑपरेशन साइट पर पहुंच सकती है मशीन। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले मशीन आती है जो कि सफल नहीं हुई। उसके बाद में अमेरिका की मशीन जो कि दिल्ली से मंगाई गई थी, ऑगर मशीन। और कल जानकारी ये सामने आई कि उसकी भी बेयरिंग खराब हो गई है। अब ये जो तीसरी मशीन है ये इंदौर से लाई गई है, एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब इसे उस जगह पर लेके जाना है, टनल के पास में, जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माना जा रहा है कि दोपहर तक ये मशीन वहां पर पहुंच जाएगी। तो 40 जिंदगियां जो कि सुरंग के अंदर फंसी हुई हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ ही प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कल एक उम्मीद थी कि शाम तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि 20 मीटर से ज्यादा की जो बोरिंग है वो उस वक्त हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जानकारी ये सामने आती कि मशीन की बेयरिंग खराब हो गई है। अब उसके बाद में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मशीन की तस्वीरें जो कि इंदौर से लाई गई है। उत्तरकाशी की टनल में 40 जिंदगी रेस्क्यू का इंतजार कर रही है, मगर छठे दिन रेस्क्यू कर रही टीम का प्लान बी भी फेल हो गया। यहां टनल में रेस्क्यू कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया और कहा जा रहा है कि मशीन खराब हो गई है। इससे पहले एक और मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। अब इंदौर से नई मशीन मंगाई गई है और उस मशीन के पहुंचने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लिहाजा बुरी खबर यह है कि फिलहाल उत्तरकाशी टनल में ऑपरेशन रुका हुआ है। अभी तक सिर्फ 22 मीटर ही पाइप को टनल के अंदर डाला जा सका है, जिसके बाद में चट्टान आ गई थी और मशीन की बेयरिंग टूट गई। लिहाजा मशीन ने काम करना भी बंद कर दिया है और अब वर्टिकल ड्रिल की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है कि टनल के ऊपर से ड्रिल करके रेस्क्यू किया जाए, लेकिन मशीन के वाइब्रेशन से मलबा गिरने का भी खतरा बना हुआ है। मैंने बताया वहाँ का स्ट्रेटा कभी रॉक आएगा, कभी सॉफ्ट आएगा, तो रॉक तो आएगा, उसको हम नेगोशिएट करके आगे बढ़ते जाएंगे। मनीष जी, जो आपने बिल्कुल आई है, हम उसको नेगोशिएट करके आगे बढ़ रहे हैं। मनीष जी क्यों पड़ रही है? नहीं, मैं आपको पहले भी बताया, इसके पहले भी एक मशीन थी, फिर हमने इसको बैकअप क्रिएट किया। अब इस मशीन में मैकेनिकल चीज है, कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर हम बैकअप क्रिएट किया। मैकेनिकल चीज है, अगर आप कार भी चलाएंगे तो एक टायर आपका खराब होगा, आप चेंज करके करेंगे, तो वो तो लगा रहेगा। जब आप इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं, जहाँ 1750 हॉर्स पावर की मशीन काम कर रही है, तो वो तो होगा। तो वो छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है और मशीन में कोई इनएफिशिएंसी है। हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं। जब 24 बनेगा तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है, 2 मीटर बाहर है, क्योंकि वो हमको जोड़ने के लिए लगता है जब अगली पाइप है। और अगली पाइप जो है 5वीं, वो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं और अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद में उस पर आगे खुदाई जारी हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, ग्राउंड जीरो पर आप इस वक्त मौजूद है। पहली मशीन खराब होती है, उसके बाद में दूसरी मशीन भी खराब हो जाती है, लेकिन बैकअप के लिए कोई मशीन नहीं रखी जाती। ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई। लेकिन अब मशीन खराब कैसे हुई है? इसके पीछे कोई टेक्निकल खामी है या यहां पर भी किसी की लापरवाही? बिल्कुल अमनदीप, मैं बता दूं कि अगर खामियों की बात करें तो शुरू दिन से, जब से यहाँ पे रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है, पहले दिन से ही कई खामियां देखने को मिली हैं। पहले मशीनें आती हैं, पहले जेसीबी से खोदा जाता है, फिर मशीनें आती हैं, एक मशीन खराब होती है, दूसरी मशीन आती है, दूसरी मशीन जो आई थी उसे अमेरिकन मशीन उसे बताया जाता है और कहा जाता है ये सबसे हाईटेक मशीन है। और जब वो भी काम करना स्टार्ट होती है तो मात्र 22 मीटर पे ही वो भी अपना दम तोड़ देती है। अगर हम बात करें अभियान की, तो मात्र 22 मीटर तक ही जो वो पाइप अंदर इस टनल के अंदर जा पाए हैं, जिस टनल के अंदर करीब 41 जिंदगियां अभी मौत और जिंदगी से जूझ रही हैं। तो वो 41 जिंदगियां उन पाइपों से बाहर आनी थी, लेकिन जैसे ही 22 मीटर पर वो पाइप अंदर घुसते हैं, तब तक उस बताया जाता है कि मशीन की बेयरिंग खराब हो गई, क्योंकि आगे एक हार्ड रॉक आ गई थी। और अब उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि एक और मशीन
जो इंदौर से निकली है वो आज देहरादून करीब 10 से 11 बजे तक देहरादून पहुंचेगी और वहां से 3 बड़े ट्रकों के द्वारा यहाँ पे जो प्लांट है वहां पे लाई जाएगी और उसके बाद फिर काम शुरू होगा और उसके बाद फिर रेस्क्यू अभियान शुरू होगा। लेकिन अमनदीप, मैं अभी आपको एक और जानकारी दे दूं, मैं अभी उसी जो टनल आप मेरे ठीक पीछे जो टनल आप देख रहे हैं, ये वही टनल है जिस टनल के अंदर 41 जिंदगियां अभी भी मौत और जिंदगी से जूझ रही हैं। 41 लोग इस टनल के ठीक दूसरे छोर पे हैं, क्योंकि दूसरा जो छोर है वहां पे ये घटना घटी है और टनल का दूसरा जो छोर है वो ये है। यहाँ पे ये जो गंगोत्री और यमुनोत्री जो हाईवे है, इस हाईवे को जोड़ने वाली ये पूरी टनल है। यहाँ से अभी लगातार काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। अभी हमारी कुछ जो श्रमिक थे यहाँ पे काम करने वाले, उनसे हमने जब ऐसी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हर दिन करीब 200 से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे अंदर अभी 1700 मीटर तक वो काम कर चुके हैं, यानी कि 1700 मीटर की ये पूरी टनल तैयार हो गई है। और दूसरे छोर की हम बात करें, जहां ये घटना घटी है वहां पे 2400 मीटर तक ही काम हो पाया है और उससे पहले ही बीच में वो टनल से मलबा गिर गया था। तो अब बीच का जो 400 से 500 मीटर का जो पैच है, उस पैच पे ही वो जो लोग करीब 41 जो लोग हैं वो फंसे हैं। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार काम चल रहा है। इस इलाके में अभी कोई भी दिक्कतें नहीं है। यही वो हाईवे है जिस हाईवे से जो यमुनोत्री की तरफ यहाँ से जाना है। जी, लेकिन तस्वीरों में मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, ये क्या टीम से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके परिवार वाले हैं? अभी क्या वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से रुक चुका है? क्योंकि अमनदीप, अगर मैं बात करूं तो मैं टनल के दूसरे छोर पे हूं। ये छोर वो छोर है जहां से अभी काम चल रहा है, लेकिन जहां पे रेस्क्यू अभियान की हम बात करें वो इस टनल का जो दूसरा वाला हिस्सा है वहां पे वो रेस्क्यू अभियान अभी रुका है। क्योंकि वो रेस्क्यू अभियान इसलिए रुका है क्योंकि जो मशीन है वो फिलहाल खराब हो चुकी है और इंदौर से जब मशीन आएगी तो उसके बाद ही वो काम शुरू होगा। लेकिन अभी हम इस टनल की बात करें तो इस तरफ से जो काम चल रहा है, अब सवाल यही कि आखिर कब तक सभी को बाहर निकाला जाएगा। और पिछले 7 दिनों में कई खामियां भी देखी गई हैं और कई बड़ी लापरवाही भी, जिसके चलते अभी भी ये जो 41 जिंदगियां हैं वो हर दिन हर एक पल बाहर आना चाहती हैं, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई अभी तक सफलता टीम को नहीं मिली है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नैनीताल में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सड़कों की हालत पहले से ही खतरनाक है और ऊपर से सवारियों का ओवरलोड। ओखलक में भी मौत की वजह ये जो निकलकर सामने आया है कि ओवरलोड बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा गुस्सा भी बना हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल के ओखल खांडा के छिड़ा खान का ये सड़क हादसा किसी को भी विचलित कर सकता है। शुक्रवार को 11 लोगों को लेकर पीपल पानी जा रही पिकअप गाड़ी 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे की बड़ी वजह टूटी और आपदा से खराब हुई रोड थी। इसी रोड को बनाने के लिए ग्रामीण पहले भी कई बार कह चुके हैं। यहाँ तक कि बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन से लेकर धरना प्रदर्शन तक किया गया, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। छिड़ाखान हमारा छिड़ाखान वाला ये मोटर मार्ग है। बहुत पहले से हमारी जो मांग रही है कि इस मोटर मार्ग में डामरीकरण हो और लगातार हमने कई आंदोलन भी किए। यहाँ की स्थिति के बारे में हर कोई अवगत है, मगर हम बार बार पत्राचार से लेकर हर चीज़ से लेकर बार बार शासन से लेकर प्रशासन तक और माननीय क्षेत्रीय नेताओं से लेकर सभी तक कई बार हम बता चुके हैं। कई बार हमने आंदोलन की भी चेतावनी दी है, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इन मौतों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी गुस्सा और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी गई, क्योंकि ओखल खांडा क्षेत्र की सड़कें पहले से ही खस्ता हैं।
उम्मीद है इस हादसे से सबक लेते हुए शायद अब रोड बन जाए, जिससे आगे होने वाले हादसों को पहले ही रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में सभा को संबोधित किया और बीजेपी के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर के समर्थन में वोट मांगे। सीएम धामी ने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को फेल करार दिया। बतौर स्टार प्रचारक कई राज्यों में आप जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ कांग्रेस गारंटियां दे रही है, कैसे बीजेपी जवाब देगी? पूरे देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है उस पर लोगों को विश्वास है। वो लोग उस पर मतदान करना चाहते हैं, अपना वोट देना चाहते हैं और डबल इंजन की सरकार हर जगह बनाना चाहते हैं। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जहां डबल इंजन नहीं है वहां केंद्र से आने वाला जो पैसा है, जो धन है, वो सीधे सीधे उन लोगों तक नहीं पहुंचता, उन योजनाओं में नहीं लगता जिन योजनाओं के लिए भेजा जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं और शनिवार को 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बताया जा रहा है कि अंतिम दिन 10 से 12 हजार तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी 18,25,000 से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं लाइव। नितिन, आज आखिरी दिन है, आज कपाट बंद हो जाएंगे, आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं आज आप देख पा रहे हैं और क्या प्रक्रिया रहेगी जिसके बाद में कपाट बंद होंगे? जी, आज बद्रीनाथ धाम के कपाट ठीक 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो सुबह से ही लगातार जिस हाईवे से हम गुजर रहे हैं, यानी कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से हम गुजर रहे हैं, लगातार वाहनों की वहां पे कतार देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 से 12 हजार तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं आखिरी दिन, इस संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि आज कपाट बंद होने का आखिरी दिन है। और मान्यता ये भी है कि जो भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन करता है आखिरी दिन, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली भी समझता है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और लगातार अलग अलग राज्यों से भी दर्शनों के लिए आज बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्री आ रहे हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो 14 नवंबर से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और आज प्रक्रिया का आखिरी दिन है। और भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में जो चारों धाम स्थित हैं उनकी ग्रीष्मकालीन यात्राएं भी संपन्न हो जाएंगी। जी, इस बार एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के चलते पिछले 2 सालों से लोग नहीं जा पा रहे थे और इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, दर्शन भी किए और व्यवस्थाएं भी काफी ज्यादा चाक चौबंद थी। आज आखिरी दिन है, आज भी श्रद्धालु पहुंचेंगे। कब तक दर्शन करने के लिए जो कपाट है वो खुले रहेंगे? जी, आज अगर बात करें तो सुबह से भगवान बद्री विशाल का विशेष अभिषेक किया जाता है। और आज जो भगवान बद्री विशाल का जो गर्भगृह है, जो पंच बद्री वहाँ पे है, जो पंचायत वहाँ पे, उसमें अगर हम बात करेंगे तो आज आभूषणों से को हटाकर पुष्प श्रृंगार किया जाता है, यानी कि पूरा श्रृंगार फूलों से होता है। तो उसी को देखने के लिए तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। दिन भर आज तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं और लगभग 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप पूरे दिन भर आज तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। उधम सिंह नगर में आबकारी विभाग की निगरानी में अवैध शराब बिक रही है और शिकायत बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। डीएम को कोई खबर नहीं है और प्रभारी मंत्री लापरवाही पर एक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या उधम सिंह नगर में भी हरिद्वार और देहरादून के बाद लोगों की मौत का इंतजार हो रहा है? रिपोर्ट दिखाते हैं। डीओ का काम खाली ये है कि ठेके अपार्ट देना, या कोई अवैध शराब भी तुम रोकोगे? नहीं, कहाँ रोकोगे? यहाँ तो जखीरे मिल रहे हैं।
ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में डीएम और एसएसपी की नाक के नीचे अवैध शराब बिक रही है। जिला आबकारी अधिकारी पर अवैध शराब बेचने का आरोप रुद्रपुर के बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने लगाया है। वीडियो में विधायक जी खुद बता रहे हैं कि कैसे रुद्रपुर में अवैध शराब की बिक्री 10 गुना बढ़ गई है। तो क्या अब भी जिले के डीएम, कप्तान और जिला आबकारी अधिकारी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है या सब मिलकर किसी बुरे दिन का इंतजार कर रहे हैं? विभाग के बड़े अफसर कुछ कहना नहीं चाहते तो ऊधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं। पर उससे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मंत्री के सवाल पूछने पर ऊधम सिंह नगर के डीएम बेखबर थे। जैसे मुझे संज्ञान में आया, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने कहा है और वो मुझे अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि अवैध शराब से पीछे कई दुर्घटना हो चुकी हैं। देहरादून के अंदर भी कई लोगों की जाने गई हैं, हरिद्वार में कई लोगों की जाने गई हैं। तो लोगों की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड में आबकारी विभाग अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है, लेकिन बावजूद इसके अवैध शराब का नेटवर्क नहीं टूटता। कांग्रेस का कहना है कि जो अब तक विपक्ष कहता था वो बात सच्चाई अब बीजेपी विधायक चीख चीख कर पब्लिक को बता रहे हैं। जाने जा रही हैं और कोई कार्रवाई आज तक देखने को नहीं मिली। अगर सरकार की मिली भगत नहीं है, अधिकारियों की मिली भगत नहीं है, तो ये शराब माफिया, ये नशे के कारोबारी धड़ल्ले से कारोबार कैसे कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि जो है सत्ता पक्ष के ही हैं, आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम जो है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नशे का कारोबार हो रहा है। ऊधम सिंह नगर में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री और विधायक के वीडियो ने तस्वीर साफ कर दी है, पर सवाल ये है कि अब एक्शन कब होगा, क्योंकि एक्शन लेने वालों पर ही उंगलियां उठ रही हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर नगर पालिका की कूड़ा गाड़ियों में मांस के अवशेष डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और पालिका ने एक महिला पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। महिला मांस के अवशेष फेंक रही थी और उसे नगर पालिका कर्मचारी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद में 15,000 रुपए का चालान काटा गया। पालिका को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि उनकी कूड़ा गाड़ी में लगातार मांस के अवशेष मिल रहे हैं और इसके बाद में पालिका ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। दिनों से हमारे खराब ट्रक खड़ी है, उसमें लोग बाग क्या कर रहे थे, मुर्गी मांस के अवशेष उसमें डाल दे रहे थे। एक कर्मचारी मैंने वहाँ पर ड्यूटी में तैनात किया होता। कल शाम एक महिला उसमें पकड़ी गई थी और हमने इस महिला को 15,000 का नोटिस यहाँ से जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर एक और जहां पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तो वहीं चमोली के जिलासू तहसील में खनन कारोबारी ने वन पंचायत की जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया है। अलकनंदा नदी में सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर इन दिनों स्टोन क्रशर लगाया जाना है, जिसको लेकर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन मानकों को ताक पर रखकर ये खनन कारोबारी ने रात के अंधेरे में वन पंचायत गिरसा की भूमि पर भारी मशीनों से खुदाई करवानी शुरू कर दी है। देहरादून के दिन दहाड़े हुई लूट को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। लेकिन डकैती पर राजनीति ना हो, देहरादून एसएसपी का ये बयान सियासी मुद्दा बन गया है। आग बबूला कांग्रेस ने पूरे प्रदेश सरकार का पुतला फूका तो देहरादून के कप्तान को नसीहत दी है कि अपना काम ठीक से करे, राजनीति की नसीहत ना दे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति और गृह मंत्री एक ही दिन कुछ घंटों के अंतर में देहरादून में थे, तो चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रखने का दावा करने वाली देहरादून पुलिस फेल हो गई। 9 दिन बीतने के बाद भी सबसे बड़ी लूट के मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं, तो इतनी बड़ी लापरवाही पर अब तक किसी अधिकारी पर एक्शन भी नहीं हुआ। पर इसी बीच देहरादून के पुलिस कप्तान के बयान ने आग में घी का काम किया है। कप्तान साहब ने प्रेस नोट जारी करके ये कहा कि डकैती पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने सड़कों पर सरकार के पुतले फूंक दिए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब राष्ट्रपति और गृह मंत्री की सुरक्षा में लापरवाही पर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो दूसरों का क्या होगा। वहीं कांग्रेस ने देहरादून के एसएसपी को राजनीति न सिखाने की सलाह दे डाली। इतनी बड़ी घटना घट गई, हम एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है राज्य में भी देश में भी, तो क्या हम रिएक्ट नहीं करेंगे? अब पुलिस का कप्तान या पुलिस का कोई अधिकारी हमको बताएगा कि हम राजनीति करें या ना करें?
पुलिस वालों को डंडा लेकर के हाथ में चौकीदारी करनी चाहिए, सुरक्षा का काम करना चाहिए, ट्रैफिक सुधारना चाहिए, चोरी डकैती बलात्कार रोकने चाहिए। नेताओं को नसीहत देने का काम पुलिस वालों का नहीं है। वो हमारे जनसेवक हैं, जनता के सेवक के रूप में काम करें। सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी मर्यादा का पालन करें, हमें नसीहत न दें। कांग्रेस कार्रवाई तक चुप बैठने को तैयार नहीं है तो देहरादून पुलिस के पास डकैती और राजनीति की बात पर कोई ठोस जवाब नहीं है। न्यूज़ 18 ने एसएसपी राजेश सिंह से राजनीति और डकैती को अलग रखने की बात पर सवाल पूछा तो कप्तान साहब डकैतों के खुफिया तंत्र को मजबूत बताने लगे। वहीं विपक्ष के सवालों पर बीजेपी ने भी पुलिस को पॉलिटिक्स में ना पड़ने की सलाह दे डाली। ऐसा लगता है कि गैंग के सदस्य जिस हिसाब से लगातार घटना करते हैं और अपने गांव में या अपने गांव के आसपास के इलाकों में छुप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका भी अच्छा खुफिया तंत्र या नेटवर्क कहेंगे जिस कारण से ये पकड़े नहीं जाते हैं। तो इस बारे में भी एंगल पर भी हम देख रहे हैं कि कहीं इनको किसी तरह का कोई संरक्षण न प्राप्त हो। देखिए, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, परंतु इस विषय को भी नहीं कहना चाहिए कि किसी राजनीति करनी चाहिए, किसी नहीं करनी चाहिए। ये विषय नहीं है। जब इस तरह का इश्यू सामने आता है तो सवाल खड़े होते हैं। तो इस तरह से पुलिस को इन बातों से बच करके चलना चाहिए। केंद्र और राज्य के खुफिया तंत्र के आगे डकैतों का खुफिया तंत्र भारी पड़ गया। कप्तान की इस बात से साफ है कि इसी लापरवाही को मुद्दा बनाकर विपक्षी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, पर अब पुलिस कप्तान की तरफ से राजनीति न करने वाले बयान ने मामले को और गर्मा दिया। देहरादून से भारती सकलानी के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चलिए, पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। विकासनगर में जल संस्थान के ट्यूबवेल से चोर पैनल चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने लगभग 4.5 लाख रुपए की चोरी की। कोटद्वार में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के चक्राता स्थित घर पर अगले साल 25 मई के शिलगुर महाराज और बिजट महाराज की डोली लाई जाएगी, जिसके लिए जुबिन ने परिजनों को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। बागेश्वर में वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारी लंबित मांगों का समाधान नहीं होने से आक्रोशित हैं। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शिलान्यास के पत्थर में अपना नाम नहीं लिखे जाने को लेकर हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने कॉलेज पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। आईटीबीपी ने गौचर मेले में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, साथ ही निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाए। पौड़ी में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुटा हुआ है। यहां जनगणना के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपीसीएल ने हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका को करीब 2.5 करोड़ रुपए का बिल भेजा है। वहीं पालिका ने बिल को गलत बताया। कोटद्वार नगर निगम लकड़ी पड़ाव में 62 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है टीम। निगम की ओर से भूमि की नपाई का काम शुरू कर दिया गया है। 7वीं एशियाई पिंचक सिलाट प्रतियोगिता में रामनगर की कृति गुसाई ने सिल्वर मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।